ये क्वेश्चन है मैथ सेक्शन का, टीटी 2019 मॉर्निंग शिफ्ट। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया है और उसका सलूशन भी। तो ये है चतुर्थ भाग गणित का। तो 91 से स्टार्ट है। देखिए 91 क्वेश्चन में किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो इसके लिए देखिए अनुपात में दिया है भुजा, ठीक है। तो मान लेते हैं भुजा ABC है 3x 4x 5x। तो इसका हमको परिमाप ज्ञात करना है। तो मान लीजिए A + B + C ऐसे मान के चलते हैं, इसको बनाते हैं। इसका मैं सॉल्यूशन आपको देता हूँ कि कैसे हमको इसको बनाना है। तो ये देख सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 216 वर्ग सेंटीमीटर और भुजाओं का अनुपात दिया है 3:4:5 और हमको परिमाप ज्ञात करना है। तो अब मान लेते हैं भुजा A 3x, B 4x, C 5x और हमको पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है √S ब्रैकेट में S - A, S - B, S - C और S का जो मान होता है वो A + B + C / 2। तो तीनों को जोड़ देंगे 3x + 4x + 5x बटे 2 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 12x बटे 2। तो उसको कटा देंगे हम लोग, तो यहाँ पर 6x आ जाएगा। अब त्रिभुज का यहाँ पर क्षेत्रफल का सूत्र में लगा देंगे। तो यहाँ पर हमको मान लीजिए यहाँ पर एरिया दिया है √6x कोष्टक में 6x - 3x, दूसरे ब्रैकेट में रहेगा 6x - 4x, तीसरे ब्रैकेट में रहेगा 6x - 5x। इसको हल करेंगे 6x है, इसको माइनस करने से 3x बचेगा यहाँ पर, और 6 में 4 को माइनस करेंगे तो 2x बचेगा, यहाँ पर x बचेगा। अब 216 यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है उसको रख देंगे और यहाँ पर आ जाएगा, इसको गुणा कर देंगे हम लोग 6 को, और ये इसको रूट अप के फॉर्म में लाएंगे तो 6 है और 4x है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब x के घात 4 आ जाएगा। तो उसको x स्क्वायर के फॉर्म में मैं डाल दिया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पर देखिए रूट को हटाएंगे तो 6 बचेगा, इधर का x स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से 6 को हम लोग इस तरफ ले जाएंगे और उसको कटा देंगे। तो यहाँ पर 6 तो 36 बच जाएगा और x का मान यहाँ पर आ जाएगा 6। अब 6 आ गया है यहाँ पर। अब परिमाप में हम लोग रख देंगे, परिमाप को फार्मूला में, ठीक है। परिमाप जो है त्रिभुज का परिमाप है, तीनों भुजा को हम लोग जोड़ देंगे A + B + C। तो यहाँ पर 3x 4x + 5x जोड़ेंगे तो 12x आएगा और x का मान 6 आया है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 72। तो इस तरीके से इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा 72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से असंबंधित है। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं का योग संबंधित रहता है, प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, किसी भी प्राकृतिक संख्या का घात ज्ञात करना, तो उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, उपरोक्त कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज की क्षेत्रफल की संकल्पना है मूर्त, अमूर्त, सी दोनों, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर सी दोनों, मूर्त भी रहेगा अमूर्त भी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी संकल्पना या संकल्पनाएं अधिक मूर्त अमूर्त है या है। ए ज्यामिति, बी बीजगणितीय, सी संख्यात्मक, डी सभी समान रूप से अमूर्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा 95 क्वेश्चन है। 24 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर गुणित 12 सेंटीमीटर गुणित 8 सेंटीमीटर नाप की कितनी ईंटें लगेगी यदि दीवार का 10% हिस्सा मसाले से भरा हो। ऑप्शन ए 45,000, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 58,000, ऑप्शन सी 60,000। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ईंटों की संख्या
हमको निकालना है दीवार का आयतन और बटे ईंटों का आयतन। तो इससे हमारा जो है कितना ईंटा लगेगा टोटल उसमें पता चल जाएगा। तो देखिए 24 मीटर दिया है गुणा 8 मीटर गुणा 60 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 24 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सेंटीमीटर और मीटर के फॉर्म है तो सबको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 24 में 24 गुणा 100 कर देंगे, 8 गुणा 100 करेंगे गुणित 7 और होल डिवाइड बाई 24 गुणा 12 गुणित 8। यहाँ पर 24 का कैंसिल हो जाएगा, 8 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 गुणित 60 डिवाइड बाई 12। यहाँ पर 12 है, 12 पंचे 60 कर देंगे, ठीक है। तो 5 और ये 100 तो कुल मिला के हो जाएगा 50,000 ईंटें। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोला है 10% हिस्सा मसालों से भरा है। तो 10% हिस्सा हम लोग मसाला देखते हैं। यहाँ पर 10% 50,000 का 10% निकालेंगे तो 10/100 करेंगे तो 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो 5,000 आएगा। अब कुल ईंटें कितना हो जाएगा 50,000 तो लग रहा था मसाला में, 5,000 ईंटा तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 45,000 यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर है आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है। यदि उस क्षेत्र का परिमाप 800 मीटर है तो क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर देखिए परिमाप दे दिया है 800। आयत का परिमाप कितना होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, और यहाँ पर कंडीशन दिया है जो चौड़ाई है वो लंबाई का 60% है। तो यहाँ से हमको कंडीशन मिल जाएगा, उसको पुट आउट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको उत्तर देखते हैं। अब माना लंबाई L है और चौड़ाई B है। तो यहाँ पर कंडीशन दिया है चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है। तो 100% निकालेंगे, 60/100 कर देंगे तो B बराबर 60/100 L। अब यहाँ पर 0 कट जाएगा और 6 यहाँ पर 2 को 2 से कटा देंगे तो 3/5 L हो जाएगा। अब परिमाप हमको पता है, परिमाप कितना होता है यहाँ पर दिया है 800 मीटर। उसका सूत्र होता है 2 गुणित कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 इन ब्रैकेट L प्लस B कर देंगे बराबर 800। अब यहाँ पर B का मान 3L/5 दिया है, उसको भर देंगे और भरने के बाद यहाँ पर ये देख लीजिए इसका लघुत्तम ले लेंगे तो ये 5L हो जाएगा और 5L प्लस 3L 8L हो जाएगा। और यहाँ पर 800 इधर है तो इसको कटा देंगे हम लोग, इसको सबको उस तरफ ले जाकर 8 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 100 गुणित 5/2 तो 500/2 हो जाएगा तो 250 आ जाएगा। अब B निकालेंगे, B के यहाँ पर कंडीशन दिया है 3L/5 तो उसको हम लोग यहाँ पर L का मान को भर देंगे तो यहाँ पर तो ये 5 और 250 को कटा देंगे तो 50 आ जाएगा और 3 गुणित 50 करेंगे 50 करेंगे तो 150 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल हमको निकालना है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है तो यहाँ पर 250 और 150 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 37,500 जो कि ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन दिख रहा है 658 गुणा में है और 328 तो ये a त्रिघात माइनस b त्रिघात यहाँ पर हमको दिख रहा है। और यहाँ पर a इंटू ए AB और b इंटू बी मतलब b²। तो फॉर्म में होता है, ये फार्मूला होता है a त्रिघात माइनस b त्रिघात का। क्या फार्मूला होता है देखिए, a त्रिघात माइनस b त्रिघात बराबर क्या होता है a त्रिघात माइनस b त्रिघात का फार्मूला यहाँ पर लगने वाला है। और ये a माइनस बी और एक कोष्टक में लग जाएगा a² प्लस AB प्लस b² स्टेप से है। और इस ये जो फॉर्म दिख रहा है ना, मतलब ये जो है 658 का त्रिघात और 328 का त्रिघात इस स्टेप से आ जाएगा। तो इस फॉर्म में हम लोग भर देंगे। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। तो हम लोग इस तरह से फार्मूला यहाँ पर लिख लेंगे त्रिघात b त्रिघात का, और यहाँ से इस फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे क्वेश्चन का। तो त्रिघात a त्रिघात माइनस b त्रिघात यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर a मान लेंगे 658 को, b 328 को मान लेंगे
अब यहाँ पर इसको ए माइनस बी के त्रिघात का यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और नीचे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ए माइनस बी बचेगा, बहुत ही सिंपल है, किसी को फार्मूला याद रहेगा तो तुरंत बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मान को रख देंगे, दोनों को माइनस करेंगे, 330 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98, विद्यार्थियों को शेषफल की संकल्पना को समझाने का सबसे प्रभावकारी तरीका है। ए, समान आकार के कुछ घनों को इकट्ठा करके और उनका समूह बनाकर और प्रत्येक समूह में घनों की संख्या को बदलकर तथा दर्शाना कि घन समूह में नहीं है। बी, लकड़ी की छड़ को टुकड़ों में खंडित करना। सी, स्वाभाविक संख्या को किसी छोटी स्वाभाविक संख्या से वास्तविक संख्यात्मक विभाजन द्वारा। और डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ए, समान आकार के कुछ घनों को इकट्ठा करके और उनका समूह बनाकर और प्रत्येक समूह में घनों की संख्या को बदलकर तथा दर्शाना कि घन समूह में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर, किसी एक रकम का 7 साल बाद साधारण ब्याज ₹1750 है। यदि साधारण ब्याज 20% अधिक हो तो कितना अधिक ब्याज उस रकम पर प्राप्त होगा। ए, 35 रुपये, बी, 245 रुपये, सी, ज्ञात नहीं किया जा सकता, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूरी तरह से यहाँ पर आंकड़ा नहीं दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन सी, ज्ञात नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100वां नंबर, किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेषफल प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों, इस टाइप से प्रश्न को जो जिस संख्या से हम लोग दोनों को भाग देते हैं ना, तो दोनों संख्या को आप लोग इसको भाग दे दीजिए, जो शेष बच जाएगा वही उसका आंसर रहेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखेंगे 18 और यहाँ पर 47, तो 18 दूनी 36, यहाँ पर क्या जाएगा 11, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो लाभ प्रतिशत होगा 25%, 40%, 50% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ये बहुत ही सिंपल है। मान लेते हैं क्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य 5 है, तो लाभ, अब लाभ क्या होता है, लाभ बराबर लाभ होता है विक्रय माइनस क्रय। ठीक है, तो यहाँ पर विक्रय 5 है, क्रय 4 है, तो दोनों में कितना जाएगा 1। अब हमको लाभ प्रतिशत चाहिए, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, प्रॉफिट बराबर लाभ बटे क्रय गुणा 100 और प्रतिशत, तो यहाँ पर 1/4 गुणा 100, तो आ जाएगा 25%। इसका आंसर ए 25%। इसका सलूशन देखते हैं, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। ये क्रय 4 है, विक्रय 5 है, लाभ प्रतिशत निकाल देंगे, बहुत ईजी सवाल है। तो 1/4 गुणा 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 25%। अगला क्वेश्चन है, 12 कापियों को बेचकर एक विक्रेता को 4 कापियों के विक्रय के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर लाभ दिया है 4 कापी, मतलब 4 लाभ है, विक्रय कितना कर रहे हैं हम लोग 12 का, तो यहाँ से क्रय निकाल लेंगे। क्रय कितना जाएगा इसका, यहाँ पर विक्रय कितना दिया है 12, लाभ कितना दिया है 4, तो क्रय कितना हो जाएगा 8, घटा देंगे। और तो यहाँ पर क्या पूछा है, ये उसका लाभ कितना होगा, तो लाभ का फिर फार्मूला लगा देंगे, लाभ प्रतिशत का लाभ बटे क्रय। हमेशा लाभ जो है क्रय मूल्य पे ज्ञात किया जाता है,
तो ये इसको और कटा दीजिए तो 1/, सॉरी ये 8 आया है, 8 आया है, ये हो जाएगा। इसका लाभ आया था हमको 4 लाभ दिया था और 8 इसका कराया था, तो ये हो जाएगा गुणित 100 किए तो 1/2 गुणित 50 100, मतलब ये हो जाएगा 50%। ये इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये इसका सोल्यूशन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बस आपको लाभ हानि का थोड़ा सा फार्मूला आना चाहिए। लाभ का लाभ हमेशा लाभ प्रतिशत जो निकालते हैं हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 50%। इस तरह से आप देख सकते हैं। बस क्वेश्चन को समझना है। विक्रय दिया है यहाँ पर 12, लाभ दे दिया है 4, तो क्रय हो जाएगा। क्रय बराबर होता है विक्रय माइनस लाभ, तो 4 आ जाएगा। अब जब विक्रय आ गया यहाँ पर तो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा 1 स्तर के छात्रों को समझने के लिए कौन सी संकल्पना अधिक कठिन है? ए, विभिन्न संख्याओं के लिए संकेतों का उपयोग करना, बी, संख्याओं का गणना करना, सी, संख्याओं का योग करना और डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर रहेगा ए, विभिन्न संख्याओं के लिए संकेतों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए, यहाँ पर अमूर्त संकल्पना प्राथमिक स्तर पर दिया जाना चाहिए, बी, सामान्यीकृत संकल्पना को प्राथमिक स्तर पर विचार विमर्श करना चाहिए, सी, स्वयं सिद्ध को प्राथमिक स्तर पर सीखना चाहिए और डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, 67 में कौन सी संकल्पना आधारभूत नहीं है? ए, संख्या 67 का प्रतीक संकेत है, बी, 6 का स्थानीय मान 60 है, सी, 7 का स्थानीय मान 7 है, उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संख्या 67 का प्रतीक या संकेत। इसका आंसर ए यहाँ पर हम लिया है, लेकिन देखिए आंसर तो इसको लिया है, लेकिन लगभग ये तो सब सही है, सही मान के चल सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको इसी आंसर को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 106 नंबर का, यदि 2x बटे 1 धन 1 बटे 1 धन x माइनस x बराबर 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। आप जो है इसको नीचे से सॉल्व करते जाएंगे। जैसे पहले इसको करेंगे, इसमें जो आएगा उसको पलट देंगे, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर पलट देंगे और फिर एक तिर्यक गुणा करके इसका आंसर ले आएंगे। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले नीचे को सॉल्व करेंगे। इसको मैं रेड पेन में लिख दिया हूँ, यहाँ से लघुत्तम लेंगे। तो यहाँ पर रेड पेन में लिखा मैंने 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स यहाँ पर कट जाएगा और ये ऊपर चले जाएगा। जैसे 1 बटे एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और एक्स जो है ऊपर चला जाता है ना, यहाँ पर 1 की जगह में आ जाएगा। तो ये आ गया 2x बटे 1 प्लस 1 माइनस एक्स बराबर। अब यहाँ पर देखिए 1 और 1 जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे 2x बराबर 2 ऋण x, फिर यहाँ पर x का पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3x बराबर 2। अब 3 को उधर भेज देंगे तो x बराबर 2/3। तो इसका आंसर हो जाएगा C, 2/3। 107वां है, निम्नलिखित में से किसे गणितीय चिंतन की आवश्यकता होती है? ए, अंग्रेजी अध्ययन, बी, हिंदी का अध्ययन, सी, सामाजिक ज्ञान का अध्ययन और डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है सी, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, गणितीय शिक्षण अधिक्षमता के लिए आवश्यक है? ए, गणित की भाषा, बी, गणित की मूल संकल्पनाओं की समझ,
सी गणितीय संप्रेषण की क्षमता और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 109वां क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम और एचसीएम महत्तम समद्विभाजक एचसीएफ क्रमशः 250 और 50 है, यदि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भाज्य 50 हो और शेष पर 0 हो तो दूसरी संख्या होगी। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला ये होता है कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। यहाँ पर हमको एलसीएम भी दिया है 250, एचसीएफ भी दिया है 50। ए को यहाँ पर कंडीशन बोला है यदि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भाज्य 50 हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसीलिए इसको व्यापम जो है यहाँ से क्वेश्चन को लुप्त दिया है आंसर में। दरअसल क्वेश्चन को आप यहाँ से अंग्रेजी में तो यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर भाज्य जिसको हम भाग देते हैं ना वो एक्चुअल में वो भाज्य ही रहता है। यहाँ पर भाग पहली संख्या को भाग देने का भी बोल रहा है और भाग देने से भाज्य 50 फिर हो जाता है, तो क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। इसीलिए इसका आंसर जो है इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसको भाज्य की जगह 50 में 50 को यहाँ पर अगर भाज्य की जगह ये भागफल होता तो इसका सलूशन इस टाइप से होता। ये देखिए पहली संख्या मान लीजिए मैंने ए माना, दूसरी संख्या बी माना और एलसीएम यहाँ पर 250 दिया है, एचसीएफ 50 दिया है, तो सूत्र है ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब देखिए हम लोगों को ये पता है कि क्या होता है जब भाग करते हैं तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल होता है, ये होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर भाज्य ए रहता और भाजक तो 2 है क्योंकि वो 2 से भाग दे रहे हैं, और भाजक जो है यहाँ पर हाँ भाज्य जो है भागफल 50 आ जाता मान लीजिए। यहाँ पर तो भाज्य लिख दिया है, हालांकि गलत है ये, इसको भाग्य फल देना था, तो 50 होता और शेषफल तो 0 है, तो यहाँ पर 100 आ जाता। अब इसको हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे तो 100 गुणा भी, अब 100 को इधर ले जाएंगे तो ये 0 0 कट जाएगा और 5 पंचे 25, तो 125 उत्तर आता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसलिए इसका क्वेश्चन विलोपित में डाल दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 110 क्वेश्चन नंबर, किसी व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 33/33% दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति रोज 1500 स्क्रू बनाता है तो पहले व्यक्ति का स्क्रू बनाने की दैनिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी। क्वेश्चन बहुत सीधा सा है, बस थोड़ा सा कंडीशन को समझना है। मान लीजिए दो वस्तु है जो एक ए उत्पादन कर रहा है एक्स मान लीजिए, और बी व्यक्ति जो है वाई उत्पादन कर रहा है ना। अब यहाँ पर कंडीशन दे दिया है इतना उत्पादन करता है, कंडीशन में है ए का जो उत्पादन है 33% है एक्स वाला, और ये 50% है वाई का, ठीक ना। तो ये जो प्रतिशत है इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 कितना हो जाएगा 100/3, और प्रतिशत को भी चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी 100 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स आ जाएगा, और ये हो जाएगा 50 का प्रतिशत में इसको चेंज करेंगे तो ये देखिए यहाँ से ये तो 1/2 हो जाएगा और ये 100 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1/3 एक्स हो जाएगा और यहाँ पर 1/2 वाई हो जाएगा। अब वाई का तो मान यहाँ पर 1500 दे दिया है, तो ये हो जाएगा 1/3 एक्स बराबर 1/2 गुणा 1500 यहाँ इसको बना रहा है, तो ये हो जाएगा 750, और ये तीनों उधर जाके गुणा कर लेगा, तो एक्स बराबर 3 गुणा 750, तो मतलब ये हो जाएगा 2250। इसका आंसर बी। इसका सॉल्यूशन देखते हैं
यहाँ पर देख सकते हैं नीट एंड क्लीन सोल्यूशन मैंने दे दिया, इसके साथ ले सकते हैं। ए का उत्पादन बी का उत्पादन दोनों का जो है 1 का 33 सही 1/3% है, 50% है, दोनों कंडीशन है। यहाँ से कटा देंगे, ये 100 कट जाएगा, इधर से 50 1/2 बन जाएगा ये, और ये 1/3 बन जाएगा। यहाँ पर 1500 रोज बनाता है ये, ठीक ना। तो यहाँ से कटाएंगे तो 750 आ जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा तो 2250, तो इसका आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन, यदि अंडर रूट 18,225 बराबर 135 है, ठीक है, उसका मान दे दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में है, और अंडर रूट 182.25 प्लस अंडर रूट 1.8225 प्लस ऐसे 0.01 इस टाइप से क्वेश्चन को दिया है, बस दशमलव इधर उधर लगा दिए हैं। अब हमको ये समझना है कि इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आता है तब हमको क्या करना चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरह से इसको समझते हैं। देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या करना है। ये आ रहा है 135, सॉरी ये आ रहा है 135 है ना। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, आप यहाँ पर से देखिए जब भी रूट आता है रूट को हमको कैसे बनाना होता है कि आप इधर से इसका जोड़ी बनाते जाइए। ये 1 2 का इधर तो 1 है ना, और इधर से जाएंगे इधर से 2 का। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दशमलव कहाँ पर लग जाएगा, 13.5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 13.5। अब इसका देखिए, इसका क्या है, यहाँ पर 1 अकेला है और इधर का पेयर बनेंगे 1 2 संख्या, तो 1 के बाद दशमलव के बाद इधर 2 संख्या आना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर 1.35 हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रोसेस है। अब यहाँ पर देखिए दशमलव में तो कुछ नहीं लगा तो 0 आएगा। अब यहाँ पर क्या आने वाला है, इसको गिनिए, जोड़ी बनाते जाइए दशमलव के बाद उधर का पेयर, ये 2 1 हो गया, 2 3 पेयर बन रहा है, मतलब 0.135 ऐसे। फिर यहाँ पर अगला नंबर है, इसको प्लस देखिए, 0 तो रहेगा ही रहेगा। अब इसका पेयर बना लीजिए, 1 2 3 4 पेयर बन रहा है, मतलब 0.135 इस टाइप से। अब सबको जोड़ दीजिए तो फिर इसका जो आंसर आएगा, आंसर नंबर ए 14.9985। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये इस स्टेप से बस इसको जो है दशमलव के साथ को उसको जो है आपको ध्यान देना, इधर के जोड़ी इधर से ऐसे जोड़ी बनाते जाना है। दशमलव के बाद उधर से हमको राइट साइड जाना है और दशमलव के बाद इधर लेफ्ट साइड जाना है। उसी हिसाब से हम दशमलव को लगाएंगे, इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ने से आपका आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 112, गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए। ए पहचानात्मक, बी योगात्मक, सी रचनात्मक और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर रहेगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 113 नंबर, किसी छात्र को विभिन्न ज्यामिति समतल आकृतियां देकर सदृश्य आकृतियों का समूह बनाने के लिए कहा गया, उसे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा। कौन सा क्रम सही है? फर्स्ट है संक्षिप्तीकरण, दूसरा है निगमन, तीसरा है स्पष्टीकरण और चौथा है विश्लेषण। तो इसका आंसर रहेगा, पहला तो स्पष्टीकरण होना चाहिए, है ना, दूसरा उसका विश्लेषण होना चाहिए, ठीक है, तीसरा संक्षिप्तीकरण होना चाहिए और चौथा निगमन। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 114 नंबर, यदि 0.232323 ऐसा करके ये डेश 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 अनंत तक को साधारण भिन्न में बदला जाए तो उसका मान होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन में देखिए हमेशा जो पेयर है कहाँ से रिपीट हो रहा है उसको देखना है। तो 0.2323 इस टाइप से आगे बढ़ते जा रहा है, तो 2 3 मतलब आने वाला है 0.23 के बाद बार लगा दीजिए और इसको मान लीजिए 1 से बराबर। तो इस टाइप से क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ पर 23 है और शून्य के दशमलव पहले शून्य है तो शून्य रहेगा, और 100 में है ना, यह सीधा सीधा है। यहाँ पर 2 संख्या दशमलव के बाद 23 और इसके बाद 99 कर दीजिए,
तो ये आंसर आ जाता है। मतलब 2 अंक है, 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 99। अगर 3 अंक में बार लगा रहता तो और 999 हो जाता। तो यहाँ पर 2 ही अंक में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सोल्यूशन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये है इसका सोल्यूशन। माइनस करेंगे का इधर शून्य की जगह मान लीजिए 1 2 3 कुछ भी रहता तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन नहीं है। और वहाँ पर एक ही अंक, वहाँ पर शून्य मान लीजिए कुछ नहीं है तो एक ही अंक रहता तो हो जाता है 100 से माइनस कर देंगे तो इस स्टेप से आ जाएगा या आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 115। ए अपना व्यापार ₹85,000 से शुरू करता है। कुछ समय बाद बी उससे ₹42,500 के साथ जोड़ता है। यदि वर्षगांठ में प्राप्त लाभ 3:1 के अनुपात में बांटा गया तो बी कितने समय के लिए जुड़ा था। अब देखिए यहाँ पर तो व्यापार इन लोगों का है, ए का व्यापार है और बी का व्यापार है। यहाँ पर समय देखिए 1 साल के बाद चल रहे हैं, यहाँ पर वर्ष के अंत में पूछ रहा है। तो ए तो जो है 12 महीने तक जुड़ा है ना। ए का व्यापार जो है, अब ए व्यापारी है और बी व्यापारी है तो बी तो बीच में जुड़ा है, उसी को हमको पता करना है। तो 3:1 दिए तो देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है ना, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मान लीजिए और टाइम 1, टाइम का पता नहीं है इसलिए टाइम 1 और अनुपात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट टू टाइम 2 और उसका अनुपात दिया 3:1 है ना। तो यहाँ पर कितना दिया है मान लीजिए 85,000 गुणित 12 रहेगा और अनुपात कर लेंगे हम लोग यहाँ पर 42,500। इसका टाइम पता नहीं है तो ऐसे रहेगा T2 मान लेते हैं इसको अनुपात 1। अब देखिए यहाँ पर अनुपात में है तो यहाँ पर 2 जीरो लगा है, ये सही 5 है और इसका तो इसको बटे में 85 मतलब 850 गुणित 12 और ये कितना हो जाएगा 42,500 गुणित T2 और इधर है 3/1, ठीक ना। तो यहाँ पर इसका सलूशन देख लेते हैं, इसको कटा लेंगे कितना आ जाएगा। जो इधर से है 85 है ना 100, ये 12 था और इधर कितना बचा था हमारे पास 42। T2 टाइम पता नहीं था और 3/1 तो इसको कटा सकते हैं हम लोग 17 × 85 का है ना। इस टाइप से इसका जो है सॉल्यूशन जो है आ जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 5 17 पंचे कर सकते हैं यहाँ पर, 5 × 8 = 40 है ना और 5 × 5 = 25 से 85 आ जाएगा और यहाँ पर 17 कम 17 पंचे इस टाइप से आ जाएगा और 5 एकम 5 दूनी और 12 दूनी 24 यहाँ पर हो जाएगा 24/3 मतलब 8 महीने आएगा। ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर ए का व्यापार बी के व्यापार सब दिया है और अनुपात में 12 महीने के हिसाब से हम लोग देखेंगे। ए के अलावा बी के अलावा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए हैं तो 85,000 और 42,500 ये 12 महीने के लिए रहेगा और ये T2 इसका समय याद करना है 3/1 बटे करेंगे यहाँ पर 0 0 कट जाएगा 2 0 अब 850 यहाँ पर हो जाएगा 425 और T2 को कटा देंगे, कटाने से ये आ जाएगा। उसके बाद 5 एकम 5 दूनी तो ये 12 दूनी 24 हो जाएगा और 24 को 3 से भाग दे देंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 116 है परिधि की संकल्पना के बारे में किसी छात्र के समझ को एक शिक्षक कैसे मूल्यांकित करेंगे। ए छात्र को दी गई लंबाई की आयत की परिधि ज्ञात करने के लिए प्रश्न देकर। बी छात्र को धागे का टुकड़ा तथा समतल वस्तु देकर वस्तु की परिधि ज्ञात करने के लिए कहकर। सी छात्रों को पूछना 2 दिए गए समतल वस्तुओं में से बताए गए किसका परिधि अधिक होता है। उपरोक्त डी। तो इसका आंसर रहेगा
बी छात्रों को धागे का टुकड़ा तथा समतल वस्तु देकर वस्तु की परिधि ज्ञात करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। तीन वस्तुओं में से पहली और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 15 अधिक है। पहली और तीसरी संख्या का अंतर होगा 15, 45, 60 और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए तीन वस्तु यहाँ पर ले लेंगे हम लोग ए बी सी। शुरू में ए प्लस बी का औसत बोल रहा है तो ए प्लस बी बटे 2 और दूसरी और तीसरी का औसत से 15 अधिक है। तो बस इतना ही करना है। फिर इसको जो है यहाँ पर तो 2 और 2 काट देंगे ए प्लस बी, यहाँ पर बी प्लस सी और यह हो जाएगा 15 दूनी 30 क्योंकि 2 से भाग दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए बी और बी कट जाएगा तो यहाँ पर ए माइनस सी बराबर आ जाएगा 30। तो ये आंसर है 30। 30 तो हमारे ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर रहेगा डी उपरोक्त कोई नहीं। इसको नेट में देख सकते हैं तीन वस्तु मैंने ले लिया है ए बी सी और यहाँ पर पहला दूसरा का औसत और दूसरा तीसरा का औसत 15 अधिक है। फिर यहाँ पर हम लोग लघुत्तम ले लेंगे 2, 15 दूनी 30 हो जाएगा। इसको पक्षांतर करेंगे तो ए माइनस सी आ जाएगा 33 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 118। एक वर्ग की चारों भुजाओं के साथ एक हवाई जहाज 200, 400, 600 और 800 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ता है तो उस वर्ग के चारों ओर का औसत वेग होगा। देखिए औसत चाल स्पीड यहाँ पर से बात है। यहाँ पर तो यहाँ पर अलग अलग दिया है, इसका सबका औसत निकालेंगे। देखिए तो जैसे कि दो संख्या का औसत कैसे रहता है, दो संख्या रहता है यहाँ तो 4 वेग दिया है। अगर मान लीजिए 2 ही रहता है तो लिख देते हैं औसत निकलते हैं x प्लस वाई है ना। और 3 रहता है, मान लीजिए अगर 3 रहता है तो यहाँ पर लेकिन 4 है तो 4 का फार्मूला क्या हो जाएगा, 4 करेंगे मान लीजिए स्पीड S1 S2 S3 S4। इसका फार्मूला बता रहा हूँ आपको। तो देखिए एक एक छोड़ दीजिए S1 वाला में S2 S3 S4 वैसी S3 S4 S1 प्लस फिर S4 S2 S1 फिर एक और प्लस S1 S2 S3। इस टाइप से फार्मूला जाएगा और इसी में बस रखना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर औसत वेग स्पीड मान लीजिए मैं अलग अलग मान लिया हूँ S1 S2 S3 S4 200 400 600 800 और यहाँ पर बस सूत्र रख देंगे। औसत वेग क्या हो जाएगा इसका 4 इंटू S1 S2 S3 S4 और नीचे में बस 3 का पेयर ले लीजिए, 3 का गुणा वाला फिर सबको जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर S2 S3 S4 प्लस S3 S4 S1 मतलब एक एक को बस छोड़ना है, सबको लेना है। फिर यहाँ पर देखिए अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखिए सब में 0 0 है, जैसे यहाँ से कॉमन निकाल दिए जैसे कि यहाँ पर 6 0 हो जाएगा है ना। 3 का पेयर है तो सब 6 0 निकाल देंगे तो 4 6 8 और 6 गुणा 8 गुणा 2 ऐसे इस टाइप से बचेगा। तो इसमें से जो 0 है 6 0 है ना, इसको यहाँ से ऊपर से काट देंगे तो इस टाइप से आ जाएगा, ठीक ना। फिर यहाँ से और इसको या तो आप डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हो और गुणा करके आप इसका पूरा निकाल सकते हो और तो उसको कटाना ही है ना। तो इसमें कुछ नहीं है, बस गुणा कीजिए। गुणा करने की वजह है कि छोटा छोटा इसको कॉमन लेके कटा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 64 गुणित 6 मतलब लास्ट में आ जाएगा 334 जो कि आंसर नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक छात्रों को उनकी कार्यकारी स्मृति में गणितीय ज्ञान रखने की असमर्थता का अधिक संभाव्य कारण है। ए गणितीय ज्ञान का मूल संकेतों पर आधारित, बी प्राथमिक छात्र सहसा गणितीय ज्ञान पुनः स्मरण करने में असमर्थ होते हैं, सी ज्ञान संसाधित करने में छात्रों को कठिनाई होती है और डी शिक्षण विधियां उचित नहीं है। तो इसका ऑप्शन रहेगा ए गणितीय ज्ञान का मूल संकेतों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है 120। निम्नलिखित
में से कौन सी सर्वाधिक सामान्य संकल्पना है? ए प्राकृत संख्याएं, बी पूर्ण संख्याएं, सी सम संख्याएं, डी विषम संख्याएं। तो इसका आंसर है बी पूर्ण संख्याएं। तो ये मैथ्स का पार्ट था जिसका हम लोगों ने पूरा सॉल्यूशन किया।